जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा सिखाए। दोस्तों, ये बातें कहने वाले कोई और नहीं बल्कि पिछड़ी जाति के साथ हो रहे भेदभाव, छुआछूत के विरुद्ध सबसे बड़े लड़ाई लड़ने वाले और भारत के संविधान लिखने वाले देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे, जो हमें बता गए कि कलम का असली ताकत क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। बाबा साहेब आज हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनके विचार ही हैं जो आज भी लोगों के साथ हैं। देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल किया। इसके बाद अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म पर एक किताब बुद्ध और उनका धर्म लिखी। हालांकि इस पुस्तक का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। किताब लिखने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को खुद भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। देश में आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किए हैं। इसी के साथ उन्होंने दलितों को समानता दिलाने में काफी संघर्ष किया। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा ही उनके अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के लिए जाना जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर दास के अनुयायी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लगभग 2 वर्ष के थे जब उनके पिता नौकरी से रिटायर्ड हो गए थे। जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतार में ही कर रहे थे। दुर्भाग्यवश डॉक्टर अंबेडकर की मां की मौत हो गई। उनकी चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में वह मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पड़ के नीचे हुई। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई। वर्ष 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका
जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में एमए और 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वह ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में डीएससी की तैयारी करने की भी अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एंड लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बान विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। उन्होंने 1916 में भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसे 8 वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भारत वापस लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया, जिससे कि उन्हें लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। बाबा साहेब सितंबर 1917 में शहर वापस लौट आए, क्योंकि उनका छात्रवृत्ति कार्यकाल समाप्त हो गया और वह सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 तक शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। अस्पृश्यता के कारण, उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। जैसा कि वह अच्छी तरह पढ़ाते थे, वह छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन उन्होंने लंदन में अपनी कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के बान विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। 1923 में उन्होंने डीएससी डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की। रुपए की समस्या, इसका उद्यम और समाधान, उन्हें 1923 में वकीलों के बार में बुलाया गया। 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनन लाल सीतलवार अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना था, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने मार्च 1927 में महार सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। उन्होंने नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। सन 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 1938 में अपना इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। वर्ष 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी जी के साथ पूरा फैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दलित वर्गों हेतु अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया। 13 अक्टूबर 1935 को दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले में येवला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उनकी घोषणा से हिंदुओं को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके हजारों अनुयायियों ने उनके फैसले का समर्थन किया। 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी
महार सम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का त्याग करने की वकालत की। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 1942 में वह भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में उन्हें बंगाल के संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, शूद्र कौन थे। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हम सब ये भी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि संविधान का मसौदा तैयार करने का बोझ केवल अंबेडकर पर आ गया था। ये बात प्रारूप समिति के ही सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा के सामने कही थी। मई 1947 में संविधान सभा के सामने मसौदा पेश किया गया। इस ड्राफ्ट में 7500 से ज्यादा संशोधन सुझाए गए, जिनमें से लगभग 2500 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। वही कमेटी के सदस्य कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यंगार, एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी थे। जब संविधान का ड्राफ्ट बनाने की बात आई तो 7 सदस्यों में से सिर्फ अंबेडकर ही मौजूद थे। टीटी कृष्णामाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा में कहा कि मृत्यु, बीमारी और अन्य व्यस्तताओं की वजह से कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने मसौदा बनाने में पर्याप्त योगदान नहीं दिया। इसके चलते संविधान तैयार करने का बोझ डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकों में सभी सदस्य मौजूद नहीं रहे, जबकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने करीब 100 दिनों तक संविधान सभा में खड़े होकर संविधान के पूरे ड्राफ्ट को धैर्यपूर्वक समझाया और हर एक सुझाव पर विमर्श किया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत के संविधान का मसौदे तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें LL.D की डिग्री प्रदान की। 1955 में उन्होंने भाषाई राज्यों पर विचार नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। आखिरकार 21 वर्ष के बाद उन्होंने सच साबित कर दिया जो उन्होंने 1935 में येओला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। चैत्य भूमि मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक है।
उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को जीवित रहते हुए ही बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद इसके सुधारों में भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्री, राजनीतिक, कानून, दर्शक और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, जहां पर उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालयों में नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षण वेतन के साथ उच्च पदों को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे, मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर से कोशिश की। वर्तमान समय में अंबेडकर की विचार एवं योगदान विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई तथा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में भारत के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। एक समावेशी और समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है, देश के भविष्य के विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर उनका ध्यान वर्तमान समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि भारत एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पूरी क्षमता हासिल करना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग है और उनके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।